भारतीय संविधान के अंतर्गत फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 16 की बात आज की क्लास में हम लोग करेंगे। पिछली क्लास में आपने देखा था कि अनुच्छेद 15 तक की बात हम लोगों ने किया था। आर्टिकल 12 से लेकर के 15 तक की बात कल की क्लास में आपने देखा था और मैं उम्मीद करता हूं कि बेहतर तरीके से आप सभी आर्टिकल्स को समझे होंगे। उसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, किस तरीके से आपकी परीक्षाओं में सवाल पूछा जा सकता है, उन सभी बातों को आप अच्छे तरीके से समझे होंगे। आज की क्लास में हम लोगों को बात करना है अनुच्छेद 16 से लेकर के अपनी बात स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग बनाइएगा आर्टिकल 16 को। तो अनुच्छेद 16 में किस बात का प्रावधान है, बहुत सामान्य सी बात यहाँ पर आपको देखने को मिलती है आर्टिकल 16। और यहाँ पर आप देखते हैं कि सरकारी सेवाओं में जाने के लिए किसी भी प्रकार के अवसर में असमानता का प्रावधान नहीं किया गया है। कहने का सीधा सा मतलब यह है, सरकारी नौकरियों में जाने के लिए या सरकारी सेवाओं में जाने के लिए, सरकारी सेवाओं में जाने के लिए, सरकारी सेवाओं में जाने हेतु अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। अवसर की समानता का, अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है। ये बात आपको लिखी गई है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। और 16 में ही एक बात आपको और भी ध्यान में रखनी है। यहीं पर कहा गया है कि अगर राज्य चाहे तो कुछ स्तर होते हैं, कुछ आधार होते हैं जिन आधारों पर अवसर की समानता में वंचित किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि भारत जो है, भारत राज्य क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी नागरिक को, चाहे वो धर्म मूल वंश के आधार पर हो, जन्मस्थान के आधार पर हो, उद्भव के आधार पर हो, निवास स्थान हो, या फिर इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव की अगर जरूरत पड़ती है तो वहां पर उनको वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य चाहे तो विशेष प्रावधान को भी कर सकता है। यहां पर आपको इस बात का प्रावधान देखने को मिल जाता है। तो आर्टिकल 16 में बहुत कोई खास बातें नहीं है, बात आप इतना समझते रहें कि अनुच्छेद 16 में किस बात का प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 16 में है सरकारी सेवाओं में जाने के लिए जो अवसर हैं वो सभी को समान रूप से दिए गए हैं। समान अवसर की जो बात की गई है वो है अनुच्छेद 16 में। बात करते हैं आर्टिकल 17 की। अनुच्छेद 16 की बात अगर करते हैं, अनुच्छेद 17 की बात करते हैं। आर्टिकल 17 की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहां पर आपको कौन सी प्रावधान देखने को मिलता है। तो यहां पर दिया गया है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत आपको यहां पर बतलाया गया है। अनटचेबिलिटी की बात की गई है। अनटचेबिलिटी की बात यहां पर आपको देखने को मिलती है, यानी कि छुआछूत का प्रतिषेध किया गया है। कौन सा प्रावधान है? तो यहां पर छुआछूत का प्रतिषेध किया गया है, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो यहां पर क्या है, छुआछूत का निषेध आपको कहां पर किया गया है? तो संविधान का आर्टिकल 17 है। कई बार आपसे यहां पर प्रश्न पूछा जाता है। तो अनटचेबिलिटी जो होती है, कभी कभी प्रश्न आपसे ये पूछा जाता है कि अनटचेबिलिटी का जो प्रावधान यहां पर किया गया है वो किस प्रकार के न्याय की बात करता है। तो ध्यान रखिएगा कि अनटचेबिलिटी जो है ये प्रावधान, ये सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। कौन से न्याय की बात करता है? सामाजिक न्याय की स्थापना का, सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रावधान करता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो कि सामाजिक न्याय की स्थापना पर बल देता है। तो आर्टिकल 17 जो है वो आपको यहां पर बतलाया गया है। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि यह एक निरपेक्ष अधिकार होता है। और निरपेक्ष का मतलब हमने आपको बताया था, एब्सोल्यूट अगर कोई होगा, यह किस प्रकार का अधिकार है? तो यह एक प्रकार का निरपेक्ष अधिकार है, यानी कि इसको हम लोग एब्सोल्यूट कहते हैं।
इसका मतलब क्या हो जाता है कि इस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इस पर प्रतिबंध जो होगा वो नहीं लगाया जा सकता है। यानी कि ये अगर अनटचेबिलिटी का अधिकार मिल गया है तो इसका मतलब है कि अब इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध यहां पर नहीं लगाया जाएगा। तो यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि तार्किक प्रतिबंध कहां पर लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 17 पर तार्किक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, शेष पर तार्किक प्रतिबंध को लगाया जा सकता है। तो यहां से आपने इस बात को समझ लिया। अब आप जानते हैं कि यह सामाजिक न्याय की जब स्थापना करता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है। एक चीज आपको यहां पर और भी कन्फर्म होती है कि यह किस प्रकार का होगा फिर। तो ये हो जाता है सकारात्मक प्रकृति का। नेचर इसका कैसा होगा, तो इसका नेचर हो जाता है पॉजिटिव, पॉजिटिव इन नेचर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव नेचर का अगर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी सकारात्मक प्रकार के अधिकार होते हैं वह स्वयं जो है इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किसी न किसी एक एक्ट को बनाने की जरूरत पड़ती है। तो वही बात यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यह खुद अपने आप में इम्प्लीमेंट होने में सक्षम नहीं होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि इनके लिए एक एक्ट बनाया जाता है, स्वयं लागू होने में सक्षम नहीं होते हैं। ये इतने कैपेबल नहीं होते हैं कि खुद से ये क्या हो सके, इम्प्लीमेंट इन ये अपने आप हो सके। तो इसलिए इनको संसद के द्वारा एक एक्ट बना करके या अधिनियम बना करके, अधिनियम द्वारा ये क्या होते हैं, अधिनियम द्वारा ये लागू किए जाते हैं। तो यहां पर एक चीज आपने समझ लिया कि जितने भी आपको सकारात्मक प्रकार के अधिकार होते हैं उन सभी अधिकारों को अपने आप लागू नहीं करवाया जा सकता है। और यहां पर आपको ध्यान किस बात का रखना है कि अगर अपने आप से सकारात्मक है तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि खुद से ये लागू नहीं हो सकता है। इसको लागू करने के लिए कोई न कोई एक पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाने की आवश्यकता होगी, तभी जाकर के इनको लागू करवाया जा सकता है। तो अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही जो पॉजिटिव टाइप का ये नेचर में है, आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी का जो प्रावधान है, तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि एक एक्ट बनाया गया था कब, 1955 में, 1955 में एक एक्ट बनाया गया और उसी एक्ट में इस बात को बतलाया गया। 1955 में अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बनाया गया और अस्पृश्यता निवारण अधिनियम में इस बात को ये बतलाया गया, इस बात को समझाया गया कि जो अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत है उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी कि अगर कोई भी व्यक्ति छुआछूत करता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वह एक दंडनीय अपराध होगा। तो दंडनीय अपराध छुआछूत है, इस बात का प्रावधान आपको कहां पर दिया गया है, तो 1955 के अस्पृश्यता निवारण अधिनियम में। आगे चल करके वक्त के साथ 1976 में इसी एक्ट का यानी कि जो अस्पृश्यता निवारण अधिनियम था, इसी का नाम बदल करके नागरिक संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। कब इसका नाम बदला गया, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो 1976 में इसी का नाम नागरिकता संरक्षण, 1976 में इसका नाम क्या बनाया गया, नागरिक संरक्षण अधिनियम। इसका नाम क्या हो गया, नागरिक संरक्षण अधिनियम, इसका नाम बदल करके कर दिया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको आर्टिकल 17 में आपको यहां पर ध्यान में रखना है। और अगर हम ये बात करें कि आखिर जो ये छुआछूत है, छुआछूत का मतलब क्या होता है, कहां पर इसको डिफाइन किया गया है, तो छुआछूत जो होता है यानी कि अनटचेबिलिटी, संविधान के किसी भी आर्टिकल में इसको परिभाषित नहीं किया गया है। यही बात आपको यहां पर ध्यान में रखना है। तो अब तक हम लोगों ने दो आर्टिकल्स की बात किया, एक आर्टिकल था आपका 16 और दूसरा था आपका 17। 16 में आपने देखा था कि सरकारी सेवाओं में जाने के लिए अवसर की समानता सबको होगी और 17 में हमने बात किया था अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का प्रतिषेध होगा। एक सवाल आपके अगर आप मध्य प्रदेश पीसीएस का एग्जाम देते हैं तो वहां पर थोड़ा सा अलग से सिलेबस में है, तो वहां एक चीज आपसे सवाल अक्सर पूछी जाती है कि अगर समान जाति वाले हैं,
खास करके, तो अपने ही समुदाय का कोई अगर व्यक्ति है और अपने ही समुदाय के व्यक्तियों पर छुआछूत का आरोप नहीं लगा सकता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। छुआछूत के लिए यह बात आवश्यक होगी कि उनकी क्लास में थोड़ा सा डिफरेंस अवश्य होना चाहिए, तभी ये छुआछूत जैसी बात वहां पर लागू होती है। चलिए, आर्टिकल 17 तक की बात हम लोगों ने किया। आर्टिकल 18 की बात अब करनी है, और आर्टिकल 18 में आपको किस बात का प्रावधान किया गया है, इस बात को हम लोग देखते हैं। देखिए, आर्टिकल 18 में किस बात का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 18 में अगर देखेंगे तो उपाधियों का अंत किया गया है। यहां पर क्या बताया गया, उपाधियों का अंत किया गया, और उपाधियों के अंत का जो प्रावधान था वो आपको कहां पर मिलता है, तो अनुच्छेद 18 में आपको इस बात का प्रावधान देखने को मिल जाता है। एक चीज यहां पर ध्यान रखिएगा कि जो राज्य होगा वो सेना और विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा। कौन कौन सी, एक होगा सेना और दूसरा होगा विद्या। सेना और विद्या यानी कि पढ़ने लिखने वाला सेना और विद्या के अलावा राज्य कोई उपाधि नहीं देगा। इस बात को ऐसे समझिए, उपाधि नहीं देगा। जैसे आप देखते थे कि जब अंग्रेजों का शासन था तो उस समय कुछ लोगों के साथ सर लगाया जाता था, कुछ लोगों के साथ राय बहादुर लगाया जाता था, और अपने समय में भी आपने देखा होगा कि कुछ न कुछ लोगों के सामने उनके या तो काम के आधार पर या किसी न किसी आधार पर निक नेम आगे ऐड कर दिया जाता था। तो इस बात को रोकने का जो प्रयास किया गया, और क्यों इसको रोकने का प्रयास किया गया, क्योंकि इससे क्या हो रहा था कि समाज में एक तरीके से असमानता यानी कि इक्वलिटी आपको देखने को मिलती थी। भाई, हम नाम से ही इस बात को जज करने लगे थे कि कौन सुपीरियर है और कौन इन्फीरियर है। तो इस बात को, इस असमानता को दूर करने के लिए ही उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया। तो उपाधियों के अंत का जो प्रावधान किया गया आर्टिकल 18 में ही आप देखेंगे तो अलग अलग क्लॉज में इसके कुछ अन्य प्रावधान भी किए गए। जैसे भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, इस बात का भी जिक्र आपको कहां पर मिलता है, तो आर्टिकल 18 के अंतर्गत ही मिलता है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो गैर नागरिक हैं, जो राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हैं, वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना विदेशों से कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हैं। और अगर कोई भी गैर नागरिक है, किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट या उपलब्धि होती है या कोई पद होता है, तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी कि विदेशी राज्यों से कोई भी अगर उपाधि स्वीकार करनी है तो उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक होगा। तो यहां पर आप देखिए। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि ये सभी नीति जो थी अंग्रेजों की, ये था फूट डालो और राज करो की नीति। फूट डालो और राज करो यानी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के आधार पर ही ये लोग क्या कर रहे थे कि मतलब लोगों के बीच में असमानता को क्रिएट कर रहे थे, इनइक्वलिटी को क्रिएट करके समाज में फूट डालने का काम कर रहे थे। और आगे चल करके इसी बात को समझने के लिए, इसी खाई को कम करने के लिए इस बात का प्रावधान हमारे संविधान के अंतर्गत भी किया गया है। ब्रिटिश काल में आपने देखा था कि ये तमाम प्रकार की जो उपाधियां हुआ करती थी वो दिया जाता था ताकि असमानता फैल सके। अब यहां पर आप देखेंगे उपाधि के वितरण से आपने इस बात को समझ लिया कि इससे क्या हो रहा था, असमानता हो रहा था। और विदेशों से अगर किसी भी प्रकार की उपाधि ग्रहण करनी है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही ऐसा करना संभव होता था। एक चीज आप यहां पर ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण आपके लिए ये हो सकता है, जैसे कि एक समय था 1954 में अगर आप ध्यान दीजिए तो 1954 में सरकार इसमें कितनी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही भारत रत्न, ध्यान रखिएगा ये भी क्या है, भारत रत्न है। इसके बाद आपने देखा था पद्म भूषण था, पद्म भूषण था।
इसके अलावा जैसे पद्म विभूषण होता है, पद्मश्री होता है, तो ये सभी क्या थी, उपाधियों का वितरण जो है वो किया जाने लगा था। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि क्या इसको हम दे सकते हैं कि नहीं। तो यहां पर एक मैटर आता है, एक केस आता है, और उस केस का नाम होता है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। इन सभी की क्या होती है, शुरुआत होती है, और एक केस आता है, उसका नाम क्या था, बालाजी राघवन वर्सेस भारत संघ। केस कभी कभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा उपाधियों के अंत से संबंधित कौन सा है, तो वो होगा आपका बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का एक मैटर आया। और इसमें यह बताया गया, सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को बताया कि जो उपाधियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक जन्म पर आधारित होती है और दूसरी कर्म पर आधारित होती हैं। तो इसी केस में बालाजी राघवन बनाम भारत संघ में इस बात को बताया गया कि जो उपाधि होती है ये दो प्रकार की होती है, एक जन्म पर आधारित होती है और दूसरी कौन सी होती है, कर्म पर आधारित होती है। तो उपाधियां जो हैं वो जन्म आधारित और कर्म आधारित ये दोनों प्रकार की होती हैं। अनुच्छेद 18 जो है वो जन्म आधारित उपाधियों का क्या करता है, विरोध करता है। तो आर्टिकल 18 किस बात की करता है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर यह है जन्म आधारित उपाधियां जो होती हैं उनका विरोध करता है, जन्म आधारित उपाधि का यह विरोध करता है। बात क्लियर हो गई होगी, जन्म आधारित उपाधि का यह विरोध करता है। अब यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि भारत रत्न जैसी हम उपाधियों की बात करते हैं तो ये अलग अलग क्षेत्रों में योगदान देने के बाद ही मिलती है। जैसे आप देखते हैं कि भारत रत्न अगर किसी को मिल रहा है तो देश का सर्वोच्च सम्मान होता है और ये बहुत विशेष कार्य करने के पश्चात ही इसको प्रदान किया जाता है। तो न्यायालय ने कहा कि उपाधियों के नाम के साथ इनका उपयोग नहीं किया जाएगा और न ही सार्वजनिक समारोहों पर प्रदर्शित करना, यानी कि जैसे भारत रत्न अगर किसी को मिला है और वो गले में पहन करके उसको प्रदर्शित कर रहे हैं तो इस पर क्या होगा, ये रोक लगाया जाएगा। यहां तक की बात आपको कंफर्म हो गई होगी। एक बार मैं आपको फिर से ब्रीफ कर दे रहा हूं। आर्टिकल 18 की बात हम लोग कर रहे हैं। आर्टिकल 18 में सबसे पहला आपको पॉइंट ध्यान में रखना है कि उपाधियों का यहां पर अंत किया गया। सवाल आपके मन में आना चाहिए कि उपाधियों का अंत आखिर क्यों किया गया, ताकि समाज में जो इनइक्वलिटी थी उसको खत्म किया जा सके। क्योंकि अंग्रेजों के समय में अलग अलग निकनेम दिए जाते थे और उससे क्या था कि फूट डालो राज करो जैसी स्थिति उत्पन्न होती थी। और यहाँ पर सेना और विद्या के अलावा किसी भी उपाधि को जो राज्य होगा, यानी कि स्टेट की बात हम लोग कर रहे हैं, तो वो किसी भी प्रकार की अन्य उपाधि का वितरण नहीं करेगा। भारत से बाहर अगर किसी भी प्रकार की अगर उपाधियों को लेना है तो वहां पर आप ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार किया जा सकता है। 1954 की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण ऐसे तमाम प्रकार के सम्मानों की शुरुआत की गई। पंडित जवाहरलाल नेहरू का शासनकाल था। आगे चल करके बालाजी राघवन बनाम भारत संघ का एक वाद आया और उसमें बताया गया कि उपाधियां जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक जन्म आधारित और दूसरा कर्म आधारित। तो आर्टिकल 18 जो है वो केवल और केवल जन्म आधारित उपाधियों का प्रतिषेध करता है, लेकिन कर्म आधारित उपाधियों को यहाँ पर स्वीकार किया गया है। हालांकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात का भी जिक्र किया था कि अगर जो उपाधियां प्रदान की जा रही हैं उसमें एक महत्वपूर्ण बात यह होगी कि उसको नाम के साथ आप न तो प्रदर्शित करेंगे और न ही अगर कोई सार्वजनिक समारोह है तो वहां पर ही इसको प्रदर्शित किया जाएगा। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी आपको आर्टिकल 18 के बारे में। आगे चल करके आप देखेंगे तो 1977-78 में जनता पार्टी की सरकार आती है। भारत रत्न इन सभी को उपाधि मानते हुए इनके वितरण पर जो है वो प्रतिबंध लगाया गया। 1980 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में अगर आप देखेंगे तो फिर सरकार बनी और इनका जो वितरण था वो फिर से स्टार्ट कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके अबाउट आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसके बाद हम लोगों को बात करना है अनुच्छेद 19 के बारे में। तो मैं उम्मीद करूं कि यहां तक का अगर कोई भी पॉइंट आपको समझने में अगर कोई समस्या है तो वो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता भी सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपको दिक्कत आए, बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है।
आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। और हम लोगों का उद्देश्य यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम को क्वालिफाई करना है। सवाल जहां से आपको पूछे जाते हैं हम केवल उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा कर रहे हैं ताकि आप अच्छे तरीके से जो है वो चीजों को आप समझ सकें और एग्जाम में आने वाले सवालों को जो है अच्छे तरीके से कर सकें। अब यहां पर आप देखेंगे तो आर्टिकल 19 की बात हम लोगों को करनी है। आर्टिकल 19 में अगर आप देखेंगे तो यहां पर बहुत सिंपल सी बात है। आर्टिकल 19, अब 19 की अगर हम लोग शुरुआत करते हैं तो आपको एक चीज कंफर्म होगी कि आर्टिकल 19 जो है वो एक पूरे के पूरे स्वतंत्रता के अधिकार के ग्रुप के अंतर्गत ही शामिल होता है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार आपको दिया गया है, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार जो आपको दिया गया है संविधान में, तो इसका प्रावधान कहां से कहां के बीच में किया गया है? तो आर्टिकल 19 टू 22 इसका प्रावधान आपको देखने को मिल जाता है। अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 के बीच में इसका पूरा प्रावधान जो है वो आपको देखने को यहां पर मिलता है। तो अब यहां पर जरा इस बात को हम लोग समझते हैं कि जो आपको 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट वर्तमान में दिए गए हैं, इसी में से आप देखेंगे आगे चल करके तो संपत्ति का अधिकार यहां पर हटाया गया और इसको कहां पर शामिल कर दिया गया है? एज अ लीगल राइट, आर्टिकल 300A के अंतर्गत इसको एक कानूनी या विधि अधिकार के रूप में शामिल किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं और यहां पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों को। तो जैसे आर्टिकल 19 जो होता है वो किस प्रकार के अधिकार पर होता है, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा स्वतंत्रता का जो दृष्टिकोण होता है यहां पर पॉजिटिव वे में इसको लिया गया है, सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया गया है। और दोस्त अगर सकारात्मक दृष्टिकोण की हम लोग बात करते हैं तो यहां पर आप लिखिएगा कि ये कैसा होता है। ये सकारात्मक दृष्टिकोण इसका अपनाया गया है, ये पॉजिटिव वे में इसको एक्सेप्ट किया गया है। और इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह आपको ध्यान में रखना है कि यहां पर हमने फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल किया है। कौन से शब्द का इस्तेमाल किया है? फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल किया है। और फ्रीडम शब्द में ही आपको इस बात को देखने को मिल जाता है कि यहां पर क्या होगा कि ये हमको जो मिला हुआ है ये पॉजिटिव वे में हमको स्वीकार करना है। अब इसके बाद देखेंगे तो यहां पर मतलब क्या हो जाता है कि जो अनुचित प्रतिबंध है उसको हटाया जाएगा और उचित प्रतिबंध जो है वो लगाया जा सकता है। तो उचित प्रतिबंध को लगाया जा सकता है, एक पॉइंट आपको यहां पर और भी ध्यान में रखना है। तो उचित प्रतिबंध क्या होगा? उचित प्रतिबंध को लागू किया जा सकता है और अगर लगने वाला कोई अनुचित प्रतिबंध है तो उसको क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। लेकिन उचित प्रतिबंध अगर है किसी भी स्वतंत्रता पर तो वो क्या हो जाएगा? लगाया जा सकता है। और स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है कि फ्रीडम है, यानी कि कोई भी कार्य आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि उचित प्रतिबंध जो है वो लगाया जा सकता है। अब यहां पर आप देखेंगे स्वतंत्रता का सही मायने में अगर हम लोग अर्थ देखें तो व्यक्तिगत हित सामाजिक हित के बीच में अगर हम सामंजस्य बना करके चलते हैं तो वहां पर आपको यही चीज देखने को मिलती है। एक स्वतंत्रता का मतलब दोस्त और होता है जिसको हम लोग लिबर्टी कहते हैं। स्वतंत्रता को ही हम लोग एक शब्द और देते हैं, उसके लिए हम लोग लिबर्टी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और लिबर्टी जो होता है ये किस प्रकार का होता है? तो ये हो जाता है आपका नकारात्मक सेंस में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन जब फ्रीडम की बात करते हैं तो ये कैसा होता है? सकारात्मक होता है। और इसका मतलब होता है प्रतिबंधों का अभाव। हम स्वतंत्र कैसे होंगे इस बात को अगर दिखाना है तो इसका मतलब क्या हो गया? यहां पर जो लिबर्टी है इसका मतलब होता है प्रतिबंध अगर हमारे ऊपर से हट जाएं, प्रतिबंधों का अभाव अगर हम कह दें कि हमारे ऊपर कोई भी प्रतिबंध नहीं है तो प्रतिबंधों का अभाव होना ही क्या है? स्वतंत्रता है। ये भी एक प्रकार की लिबर्टी है, लेकिन ये कैसा है? नेगेटिव सेंस में होता है। जबकि हम फ्रीडम की जब बात करते हैं तो ये कैसा होता है? ये पॉजिटिव वे में लिया जाता है। और इससे क्या होता है कि व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में अगर सामंजस्य बना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फ्रीडम शब्द का इस्तेमाल यहां पर करेंगे। तो थोड़ा सा ये डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। यहां पर प्रतिबंध बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहां पर क्या होगा? उचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अब जो ये लगने वाला उचित प्रतिबंध की बात हम लोग कर रहे हैं तो किस आधार पर होगा? तो अक्सर आपने देखा होगा कि हमने उचित प्रतिबंधों की जब भी बात किया है
तो उसके लिए खास करके जो पब्लिक न्यूसेंस होता है, लोक व्यवस्था होता है, इसको एक महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। दूसरा, इसके अलावा अगर देखेंगे तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की सुरक्षा की बात करनी है। इन सभी बातों को ध्यान में रख करके उचित आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे अगर मानहानि की बात है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है, अगर अपराध को करने के लिए भड़काना है और इसमें आप अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर रहे हैं तो इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत की प्रभुता और अखंडता की बात करते हैं, यूनिटी और इंटीग्रिटी को अगर इफेक्ट करने वाली कोई आपकी ऐसी स्वतंत्रता है तो उस स्वतंत्रता पर निश्चित रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है और लगाया भी जाना चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की कोई स्वतंत्रता आपको न तो दी गई है और न ही दी जानी चाहिए। तो यहां पर कभी कभी सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रताओं पर जो लगने वाला उचित प्रतिबंध है वो कौन सा उचित प्रतिबंध है। तो आपको यहां पर ध्यान में रखना है कौन कौन से उचित प्रतिबंध हो सकते हैं, उचित आधार कौन कौन से हो सकते हैं। तो उचित आधारों की अगर हम लोग बात करेंगे तो नंबर 1 पर आपको क्या लिखना है, यहां पर हो जाता है लोक व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है और कोई भी कार्य आगे चल करके आप करेंगे तो लोक व्यवस्था को ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो है वो राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा, राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को ध्यान में रखना होगा। तीसरा जो होता है वो मानहानि होता है। मानहानि का सीधा सा मतलब यही होता है कि अगर आप किसी के बारे में गलत तरीके से या झूठ उसके ऊपर लांछन लगाते हैं और उस आपके लगाए गए लांछन से अगर उस व्यक्ति के व्यक्तित्व पर कोई फर्क पड़ता है, उसका जो इज्जत है कहा जाए, उसकी जो रिस्पेक्ट है, उसकी जो सोशल वैल्यू है, अगर उस पर किसी भी तरीके से कमजोरी आती है तो इसका मतलब है कि आपने मानहानि का जो है ये अपराध किया है। किसी को अपराध करने के लिए अपनी स्वतंत्रताओं का उपयोग करते हुए अगर किसी को अपराध करने के लिए भड़का रहे हैं तो ये भी क्या होगा, इस पर भी प्रतिबंध, इस आधार पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो अपराध करने के लिए भड़काना, ध्यान रखिएगा, अपराध हेतु भड़काना, ये भी क्या होगा, ये भी आपका एक आधार बन जाएगा। इसके अलावा अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर होगा, इसका मतलब है न्यायालय की अगर अवमानना कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देश की एकता और अखंडता की बात, देश की एकता और अखंडता की अगर बात कर रहे हैं तो उस आधार पर भी क्या होगा कि आपकी दी गई जो स्वतंत्रताएं हैं इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो यहां तक ये महत्वपूर्ण बातें आपने ध्यान से समझा। फिर से अगर एक चीज आप देखें तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक दिया गया है। स्वतंत्रता को हम लोगों ने दो अलग अलग अर्थों में देखा, एक फ्रीडम होता है, एक लिबर्टी। फ्रीडम जो होता है वो पॉजिटिव वे में लेते हैं, चूंकि इस पर उचित आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लगाए जाने वाले जो आधार हैं आपने यहां पर देख लिया। लिबर्टी जो होता है ये नेगेटिव सेंस में लिया जाता है। वजह क्या होती है कि प्रतिबंधों का अभाव होता है। स्वतंत्रता, अब ये क्या है, नेगेटिव हो गया। अब दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 19 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, अनुच्छेद 19 में अगर आप देखेंगे तो यहां पर कुछ व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की बात की गई है। व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं, पर्सनल लिबर्टी की या पर्सनल फ्रीडम की, व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं का प्रावधान किया गया है। फ्रीडम शब्द का ही इस्तेमाल आप करेंगे चूंकि यहां पर पॉजिटिव वे में इसको एक्सेप्ट किया गया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। शुरुआती दिनों में अगर देखेंगे तो यहीं पर 7 प्रकार के फंडामेंटल राइट आपको देखने को मिले थे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको 44th अमेंडमेंट के जरिए 1978 में इसको यहां से हटाया गया और अंडर आर्टिकल 300 ए में 300 ए में इसको एक लीगल राइट के रूप में इसको शामिल कर लिया गया। तो सवाल आपसे अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो आंसर आप क्या लगाएंगे कि यह एक लीगल राइट है, यानी कि एक विधिक अधिकार है।
और दूसरा एक प्रश्न आपसे और बनता है कि जो ये व्यक्ति राइट टू प्रॉपर्टी है इसको कब लिया गया, तो 44th अमेंडमेंट द्वारा इसमें संशोधन किया गया। और 44th वाला अमेंडमेंट कब हुआ है, तो 1978 में। अब इसके अंतर्गत दोस्त अगर हम लोग बात कर लें कि कौन कौन से राइट्स आपको यहां पर मिलते हैं, तो यहां पर भी कुल आपको 6 प्रकार के अधिकार मिलते हैं। जो पहला सबसे महत्वपूर्ण खंड है उसमें आपको दिया गया है वाक अभिव्यक्ति की आजादी। वाक अभिव्यक्ति की आजादी का प्रावधान आपको कहां पर मिलता है, तो यह दे दिया गया है आपको आर्टिकल 19 के पहले क्लॉज में बताया गया। और यहां पर ध्यान रखिएगा किसी भी विचारों को अभिव्यक्त करने की जो आजादी है वो आपको कहां पर मिल जाता है, ये आपको मिल जाता है अनुच्छेद 19 के पहले खंड में। आपको ये बात देखने को मिल जाती है। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट आपको यहां पर देखने को मिलता है। अब एक सवाल आपसे और आता है, जैसे कि प्रेस की आजादी का प्रावधान कहां पर किया गया है, तो प्रेस की आजादी का जो प्रावधान है, अब इसी में तो है ना, ये जब हम लोग अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के जो हमारे थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस करने की जो आजादी है वो या तो हम बोल कर सकते हैं, या तो उसको एक्ट करके कर सकते हैं, या फिर उसको हम लिख करके अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो वही बात यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि प्रेस की आजादी कहां पर आपको देखने को मिलती है, तो ये अंतर्निहित होता है, ये इसी में इंक्लूड होता है, किसमें, आर्टिकल 19(1) ए आपको यहां पर ध्यान में रखना है। और इसी के अंतर्गत एक सवाल आपसे पूछा गया था, सिविल के एग्जाम में पूछा गया था, झंडा फहराने की शक्ति, झंडा फहराने का अधिकार जो है ये आपको किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो झंडा फहराने का अधिकार आर्टिकल 19(1) ए में आपको इसका प्रावधान देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको पहले वाले जो पॉइंट हैं उसमें आपको इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोनों ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। झंडा फहराने का अधिकार और इसके अलावा प्रेस की आजादी का अधिकार, इन दोनों का संबंध आपको कहां पर देखने को मिलेगा, तो आर्टिकल 19(1) ए में आपको देखने को मिल जाएगा। अक्सर आपसे प्रेस वाला सवाल पूछा गया है। इसके बाद देखेंगे तो आर्टिकल 19 में ही आपको एक खंड और मिलता है, शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के सम्मेलन की स्वतंत्रता। दूसरा पॉइंट क्या होगा, शांतिपूर्ण, आर्टिकल 19 के दूसरे में शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के सम्मेलन की आजादी। अब यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के सम्मेलन करने की आजादी का जो प्रावधान है वो आपको कहां पर मिलता है, तो आर्टिकल 19 में ही। जैसे जुलूस निकालने का अधिकार भी कहां पर मिलता है, तो ये भी आपको यहीं पर मिल जाता है। जुलूस निकालने का अधिकार जो होगा इसका प्रावधान भी आपको कहां पर मिलता है, तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत सेकंड क्लॉज में आपको ये देखने को मिल जाता है। संघ और संगठन बनाने की आजादी, संघ और संगठन बनाने की आजादी आपको कहां पर मिलती है, तो संघ और संगठन बनाने की जो आजादी होती है वो भी आपको कहां पर मिलता है, ये आपको आर्टिकल 19 के थर्ड क्लॉज में देखने को मिलता है। जैसे राजनीतिक दलों के गठन की हम लोग बात करते हैं, राजनीतिक दल के गठन की जो हम लोग बात करते हैं ये भी आपको थर्ड क्लॉज में देखने को मिल जाता है। अब भारत के किसी भी भाग में अबाध संचरण की आजादी आपको कहां पर मिलती है, अबाध संचरण की आजादी कहां पर मिलती है, तो ये भी आपको 19 में ही मिलता है। पांचवें क्लॉज में क्या मिलता है, अबाध निवास की आजादी, निवास की आजादी, ये भी आपको कहां पर मिलता है, ये भी आपको आर्टिकल 19 में ही देखने को मिल जाती है। और फिर इसके बाद में किसी भी व्यापार या वाणिज्य की आजादी, व्यापार व वाणिज्य की आजादी का प्रावधान आपको कहां पर मिलता है, तो आर्टिकल 19 में ही देखने को मिल जाता है।
दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर आपसे, हालांकि ये सभी क्लॉज जो हैं वो अलग अलग नहीं पूछे जाते हैं, ज्यादातर आपको यही पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रावधान कहां पर मिलता है, तो आर्टिकल 19 में मिलता है। कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के। राइट टू प्रॉपर्टी कब हटाया गया? 44th अमेंडमेंट के जरिए 1978 में। वर्तमान में 300A लीगल राइट के रूप में है। वाक अभिव्यक्ति की आजादी कहां पर है? तो आर्टिकल 19 फर्स्ट क्लॉज में है। उसी में प्रेस की आजादी, झंडा फहराने का अधिकार, ये सभी आपको कहां पर मिलता है? तो आर्टिकल 19 1A में देखने को मिलता है। इसके अलावा दूसरे में है शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के सम्मेलन, जुलूस निकालने की आजादी, संघ और संगठन बनाने की आजादी का प्रावधान। इसके अलावा अबाध संचरण। अबाध संचरण का मतलब है कि पूरे भारतीय संघ क्षेत्र के अंतर्गत आप कहीं पर भी जा सकते हैं। अब जैसे इसमें भी उचित आधार पर प्रतिबंध लगाया गया, जैसे जितने भी ट्राइबल एरिया हैं आप वहां पर बिना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के परमिशन के बगैर आप वहां पर नहीं जा सकते हैं। अगर आप जाना चाहें कि हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ जो खतरनाक डेंजरस टाइप के आइलैंड हैं वहां पर आप जा सके, चूंकि आप कहेंगे कि ये भी भारतीय संघ राज्य का ही क्षेत्र है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। वजह क्या होती है कि वहां की जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बिना उनकी परमिशन के आप उन क्षेत्रों में भ्रमण नहीं कर सकते हैं। तो यही होता है आपका उचित आधार पर प्रतिबंध। जैसे अबाध निवास की आजादी का प्रावधान आपको दिया गया है, कहीं पर भी आप रह सकते हैं, लेकिन यहां पर वही बात है कि लोकल जो प्रशासन होगा उसका यहां पर आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। व्यापार और वाणिज्य है, कहीं पर भी आप जाकर के किसी भी व्यापार और वाणिज्य को कर सकते हैं, लेकिन अब आप ड्रग्स नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि ये अब आप अगर कहें कि ये भी हमारा व्यापार है तो इसको हम करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कुछ आपको यहाँ पर उचित आधार पर प्रतिबंध लगाए गए हैं आपकी स्वतंत्रताओं पर। एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपके एग्जाम के लिए यहाँ पर जरूरी होता है कि जब हम लोग आपातकाल की बात करते हैं, आपातकाल में आप ध्यान रखिएगा, जब नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं आर्टिकल 352 में, तो 352 जब नेशनल इमरजेंसी लगी होती है तो आर्टिकल 19 जो होता है ये क्या हो जाता है? ये स्वतः निलंबित हो जाता है। यानी कि सेल्फ सस्पेंशन का जो अधिकार होता है या प्रभाव होता है वो किस पर लागू होता है? तो आर्टिकल 19 पर आपको देखने को मिलता है। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और कंफर्म कर दूं कि जैसे हम कह रहे हैं कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ है तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद किसी भी प्रकार का जो आपको अनुच्छेद 19 में अधिकार दिए गए हैं वो नहीं मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी ऐसा अधिकार है जो कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है और आपातकाल के दौरान वो हट जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है। मतलब इसका क्या होता है कि अगर इस तरीके का कोई भी आपातकाल लगा है तो कंडीशन यहां पर वही होगी कि 19 के वायलेशन के बाद जब आप कोर्ट में जाते हैं तो वो कोर्ट में जाने का अधिकार आपका समाप्त हो जाएगा, चूंकि उस समय आपका संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो लागू नहीं रहता है। तो बहुत सिंपल सी बात आपको यही समझनी है। आर्टिकल 19 तक की बात हम लोगों ने कर लिया है। अब बात करनी है आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 21 की हम लोग बात करते हैं। देखिएगा अनुच्छेद 20 में किस बात का प्रावधान किया गया है? तो 20 में अगर आप देखेंगे तो यहां पर अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण दिया गया है। अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसका प्रावधान कहां पर मिलता है? तो यह होता है आपका आर्टिकल 20 में। तो अनुच्छेद 20 और 21 जो हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 20 और 21 जो होते हैं, 20 और 21 ये आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं होते हैं। यानी कि ड्यूरिंग इमरजेंसी आर्टिकल 20 एंड 21 विल नॉट बी सस्पेंड। तो यहां पर आपको एक अच्छा पॉइंट मिलता है और इस बात का जो जिक्र है वो आपको आर्टिकल 359 में देखने को मिल जाता है।
इसमें भी क्या है, 3 प्रकार के स्वतंत्रताएं दी गई हैं जो कि अपराध करने वाला होता है। तो अपराध करने के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो जो पहले नंबर पर है 20 का फर्स्ट क्लॉज, यहां पर आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कोई व्यक्ति है जब किसी अपराध को करता है तो अपराध करने के समय में जो विधि के अंतर्गत दंड होगा वही उसको मिलेगा। मतलब कि उसी विधि के तहत दंडित किया जाएगा, उसी विधि के अनुसार उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, के अनुसार दंड दिया जाएगा जो उस समय पर लागू होगी। बात क्लियर है, जो उस समय पर लागू होगी। मान लीजिए कि आज की तारीख में मैंने कोई ऐसा अपराध किया जिसके लिए सजा का प्रावधान क्या था, 6 महीना था, लेकिन इसी में जो हमने आज की तारीख में अपराध किया है उसी अपराध में संशोधन करके कल की तारीख में इसमें परिवर्तन कर दिया गया कि अब 6 नहीं बल्कि 1 साल की सजा होगी। तो हमको दंड कौन सा मिलेगा, आज वाला मिलेगा, चूंकि आज की तारीख में उस अपराध के लिए दंड कितना था, केवल 6 महीने था। लेकिन अगर इसी को 3 महीने कर दिया जाए तो उसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा। मतलब कि अगर अपराधी का फायदा हो रहा है तो उसको लागू किया जाता है, लेकिन अपराधी का अगर फायदा नहीं हो रहा है तो वो लागू नहीं होता है। अब इसके बाद में देखेंगे तो दूसरा जो क्लॉज इसका दिया गया है, आर्टिकल 20 का जो सेकंड क्लॉज दिया गया है, यहां पर बताया गया है दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण का मतलब क्या हो जाता है, दोहरे दंड से संरक्षण का जो मतलब होता है यहां पर क्या हो जाता है कि जैसे एक अपराध के लिए एक बार ही दंडित किया जाएगा, एक से ज्यादा बार उसके लिए दंड नहीं दिया जाएगा। बहुत सिंपल सा इसका मतलब यह होता है। इसके बाद में देखेंगे तो यहां पर अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह आपको कहां पर मिलता है, थर्ड क्लॉज में। स्वतः के विरुद्ध गवाही देने के लिए, स्वतः के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। ये बात आपको कहां पर देखने को मिलती है, तो ये बात आपको देखने को मिल जाती है आर्टिकल 20 के थर्ड क्लॉज में देखने को मिलता है। तो यहां पर आपको कुल 3 प्रकार के स्वतंत्रताएं हैं आर्टिकल 20 में। और इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो आपको जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है आर्टिकल 21। तो आज के लिए हम लोग अपनी क्लास को बस यहीं तक रखेंगे। इसके आगे जो हम लोग बात करेंगे वो क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हम लोग आर्टिकल 21 के बात करेंगे, 21 से लेकर के 30 तक बात करेंगे, क्योंकि वहीं तक आपको सवाल पूछे जाते हैं। और फिर एक आर्टिकल होता है 32, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आज के लिए बस हम लोगों की क्लास यहीं तक है। कल की क्लास में हम लोग आर्टिकल 21 से बात करेंगे। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।